बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अच्छा, पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो की रेपिटेशन हो रही होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि विद इन द पीरियड आपके पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी कर रही होती हैं, वो चेंज हो रही होती हैं, वो ग्रेजुअली चेंज हो रही होती है। मीन्स कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज हो रही होती हैं, या तो वो रिपीट हो रही होती हैं या वो चेंज हो रही होती हैं, लेकिन दोनों जो है वो एक सीक्वेंस के साथ, ठीक है, रैंडमली नहीं बल्कि एक सीक्वेंस के साथ ग्रेजुअली चेंज हो रही होती हैं। और इस चेंज को हम पीरियोडिक टेबल को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को कहा जाता है था पीरियोडिसिटी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इस जिनमें जो है वो ये एक सीक्वेंस के साथ वो चेंज हो रही हैं या वो रिपीट हो रही हैं। तो आज हम इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दो तरह की होती है। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। ये अब वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपको पता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनके बारे में आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अब क्या होती हैं? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही होती है? साइज ऑफ द एटम पे, ठीक है। तो ये साइज ऑफ द एटम आप किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए तो वो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उसका अंदर के शेल्स के साथ नहीं, बाहर वाली जो शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पर डिपेंड कर रही होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उस वो आपके पास उस पे क्या चीज डिपेंड कर रही होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सारे शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल वो कौन सी डिपेंड होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो हम इन प्रॉपर्टीज का ट्रेंड देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज के चेंज होने का मतलब वो इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं, और इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रही हैं ये हम देखेंगे किसी भी ग्रुप में या किसी भी पीरियड में, ठीक है। विद इन द ग्रुप और विद इन द पीरियड, मतलब एक ग्रुप के सारे एलिमेंट को एक पीरियड के सारे एलिमेंट के साथ, ठीक है। कि पीरियड के साथ साथ एलिमेंट चेंज होने के साथ क्या हो रहा है? ग्रुप में एलिमेंट चेंज होते जा रहे हैं, तो उसके साथ उन प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ा है और क्यों पड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर, तो आपको पता है ग्रुप के अंदर जो है वो ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी होती है? ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ठीक है। उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो जाहिर है फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। ये चीज भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है। लेकिन ग्रुप के अंदर जो है आपके पास साइज ऑफ द एटम चेंज होता रहता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास ग्रुप के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहती है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो चेंज होता है। और साइज ऑफ द एटम के चेंज होने की वजह से, क्योंकि ये चेंज ग्रेजुअल चेंज होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो इस तरह से ये आपके पास जो चेंज है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी एक ग्रेजुअल चेंज आपको नजर आएगा, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक ग्रुप है और ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब एक ग्रुप के अंदर हमने इन सारे एलिमेंट्स का देखना है कि ऊपर से नीचे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? इसका है 1s1, इसका 2s1, 3s1, 4s1। तो सब में क्योंकि ग्रुप नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका एक है, आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, वो सिमिलर होंगी। लेकिन अब देखें तो साइज तो वेरी करता है। ये 1s है, इसके अंदर फर्स्ट शेल है, ये 2s है, इसका 2 शेल है, इसका 3 शेल है। तो 1 शेल से सेकंड शेल बड़ा होगा, थर्ड शेल उससे बड़ा होगा। तो इस तरह से साइज जो है वो चेंज हो रहा है ऊपर से नीचे आते हुए। अगर साइज चेंज हो रहा है तो आपके पास क्या चेंज हो रही है? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ठीक है। अब देखिए, ये 1 2 3 इस तरह से सीक्वेंस के साथ चेंज होते हैं ना शेल। तो इस तरह से सीक्वेंस के साथ साइज भी एक खास जो है वो प्रॉपर ट्रेंड के साथ चेंज होगा, और उसी तरीके से आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें पीरियड की, तो पीरियड में तो आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। पीरियड में भी आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है कि आपके पास एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बढ़े हैं, मीन्स कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रही है। और वो आपको पता है एटॉमिक नंबर 1 2 3 इस तरह से हमने अरेंज किया होता है। तो इसी तरीके से पीरियोडिक चेंज आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो अगर आप हमने पहले भी बात की है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कौन सी प्रॉपर्टी क्या डिपेंड करता है? एटम का साइज डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है तो साइज चेंज हो रहा है, और अगर साइज चेंज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। दैट्स मीन कि अगर पीरियड हो या ग्रुप हो, दोनों में आपके पास एटॉमिक नंबर तो चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो रही है और साइज भी चेंज हो रहा है। तो इन दोनों के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी
चेंज होंगी ग्रेजुअली। तो एटम के क्या मतलब सब एलिमेंट के ग्रुप और पीरियड में, अगर आप और पीरियड में जाते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं पीरियड में, तो आपको पता है कि एक पीरियड के आपके पास जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम नहीं होती। ठीक है, हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आपको पता है कि पीरियड सेम है तो ग्रुप हर एक का चेंज होगा, और ग्रुप चेंज है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज है। तो दैट्स मीन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो एक जैसी नहीं होंगी। ठीक है, अब आप ये देखें, ये आपका एक पीरियड है, इसके पीरियड के फॉर एग्जांपल आपके पास 18 एलिमेंट है। अब आप यहाँ से चलना शुरू हो तो ये इसका पीरियोडिक नंबर जो है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर देखें वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका 29 है, इसका आगे से और ज्यादा है। तो इस तरह से जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी चेंज होती जा रही है, तो साइज भी जो है वो चेंज होता जा रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ से इस तरह से ही आ रहे हैं तो आप देखेंगे ये आपके पास एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का है, और हर ग्रुप के अपना जो है वो वैलेंस शेल है। इसके 1 वैलेंस शेल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब है कि वैलेंस शेल चेंज होता है विद इन द पीरियड। तो इसका मतलब है कि आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वैलेंस शेल पे डिपेंड करती हैं। तो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों चेंज होंगी पीरियड के अलॉन्ग। लेकिन ग्रुप के अलॉन्ग अगर हम बात करते हैं तो वैलेंस शेल सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज होती। हाँ, लेकिन आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होती है, साइज चेंज होता है, और साइज चेंज होने की वजह से आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपके बुक में गिवन है। और आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों और कैसे चेंज होती हैं विद इन द ग्रुप एंड विद इन द पीरियड। ठीक है, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि आपके पास एक केमिकल प्रॉपर्टी है। तो अब इन सब प्रॉपर्टीज में आपके पास जो फर्स्ट के अलावा, शील्डिंग इफेक्ट के अलावा, बाकी जितनी 4 प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर। ओनली शील्डिंग इफेक्ट ऐसे है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन बाकी 4 प्रॉपर्टीज आपकी किस पे डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर होता है। जैसे नाम से जाहिर है शील्डिंग। ठीक है, ये शील्ड कर रहा है। शील्ड क्या कर रहा है? दो चीजों के दरमियान में आपके पास एक शील्ड होती है। ठीक है, अगर एक चीज दूसरी चीज के ऊपर अटैक कर रही है या उसको खींच रही है या कुछ भी कर रही है, तो उसके दरमियान में अगर कोई चीज आ जाती है जो कि उस दो चीजों के दरमियान में जो अप्रोच है उसको कम कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शील्ड। उसको हम क्या कहते हैं? शील्ड। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? अब शील्डिंग दो चीजों के दरमियान में, तीसरी चीज आ जाना है। अब दो चीज क्या होंगी यहाँ पे आप देखें तो आपके पास पहली चीज है इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी चीज क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो अट्रैक्शन है, उनके दरमियान में शील्ड आ जाती है। और वो शील्ड क्या होती है? वो शील्ड आपके पास होती है, आपके पास वो इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहा जाता है शील्ड। वो जो है एज अ शील्ड एक्ट करते हैं किसके दरमियान में? न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें फिगर में, आपके पास फिगर गिवन है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आप इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि वो डिफरेंट शेल्स के अंदर होते हैं, कुछ इनर शेल होते हैं, कुछ आउटर शेल होते हैं। ठीक है, और इन शेल के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इनको पुल कर रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के, लेकिन अब आप देखें कि ये वाले, इनको तो न्यूक्लियस आसानी से पुल कर रहा है, लेकिन जो आउटर आपके पास ये शेल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इनको भी न्यूक्लियस पुल करेगा क्योंकि इनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अब आपको ये भी पता है कि दो जो एक से चार्जेस होते हैं वो दूसरे को रिपेल करते हैं। अब यहाँ पे दरमियान में, इनके दरमियान में, इसके और न्यूक्लियस के दरमियान में ये इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करते हैं? ये इनको रिपेल कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इनको रिपेल कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट जो आपके पास अट्रैक्शन पावर है ना न्यूक्लियस की, वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ठीक है, अब उन्हें जितना न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता था वो उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन पावर इन इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्सेस कट ऑफ हो जाती हैं, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, और ये शील्डिंग इफेक्ट किस वजह से होता है? ये इनर शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो अब आप हम अगर डिफाइन करें तो क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी? न्यूक्लियस की। किसकी तरफ? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को वो खींच रहे थे, वो फोर्स अब कम हो जाएगी। किसकी वजह से? जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनर शेल और सब शेल की वजह से। तो इसको कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखें कि शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है? शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इनर शेल की वजह से होता है, तो अब जितने ज्यादा इनर शेल होंगे उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल जो है वो आपके पास बढ़ते जाएंगे इनर शेल, तो उतना ही आपके पास शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम ग्रुप के अलॉन्ग देखते हैं, तो ग्रुप के अलॉन्ग तो आपको पता है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं
शेल बढ़ जाता है, ठीक है। अब शेल बढ़ रहा है तो इनर शेल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इनर शेल बढ़ते जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अलोंग द ग्रुप हम कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास पीरियड। पीरियड में आपको पता है कि थ्रू आउट द पीरियड जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका शेल नंबर नहीं बढ़ता, उनका शेल नंबर वही रहता है, ठीक है। शेल नंबर नहीं बढ़ेगा तो हर सब एलिमेंट का एक ही जैसा शेल होगा तो उनकी शील्डिंग पावर भी तो एक जैसी होगी, ठीक है। शील्डिंग जितनी हो रही है, जितने इनर शेल थे वो सबके लिए इनर शेल एक ही रहेंगे, ये ज्यादा नहीं होंगे। तो इस वजह से उनका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, जितना एक एलिमेंट के लिए है उतना ही थ्रू आउट सब एलिमेंट के लिए होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पीरियोडिक टेबल में आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास है ना ग्रुप। तो ग्रुप में आप इसके पास एक शेल था, यहाँ पे दो शेल हो गए, यहाँ पे तीन शेल हो गए, ठीक है। ये थ्री है ना, थ्री थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप में आ गई, ये फिफ्थ ग्रुप में, यहाँ पे चार शेल, यहाँ पे पांच शेल। तो अंदर के शेल भी बढ़ते जा रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ते जा रहा है ऊपर से नीचे आते हुए ग्रुप में। लेकिन अगर पीरियड की बात की जाए तो ये फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड में मतलब सब एलिमेंट के पास कितने शेल हैं, फोर शेल हैं, और सब एलिमेंट के अंदर कितने शेल हैं, थ्री शेल हैं। तो जो शील्डिंग पार इसकी होगी वही शील्डिंग शील्डिंग ये यहाँ पे फील हो रही है, वही शील्डिंग यहाँ पे भी फील होगी, क्योंकि इनर जो शेल्स हैं वो तो ना बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं थ्रू आउट द पीरियड। अब जितने भी एलिमेंट है सबके इनर शेल उतने ही हैं, ठीक है। इसलिए अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड आपके पास शेल नंबर ना बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखें, एलिमेंट्स को, अगर हम आपके पास दो एग्जांपल गिवन है, इन एग्जांपल में अगर आप देखते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आप देखना है कि दो एलिमेंट्स हैं, इन दो एलिमेंट्स में से किसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है। क्या क्या देखना है हमें कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो किसका ज्यादा है, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास बेरिलियम और मैग्नीशियम है, ठीक है। क्या है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। आप देखिए आप बेरिलियम और मैग्नीशियम कहाँ पे लाई करते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। आप देखें ये किस तरह से इनका क्या बन रहा है, ये टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहा है, ठीक है, टॉप से बॉटम की तरफ। तो टॉप से बॉटम की तरफ मीन के ये एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ये इनका पीरियड कौन सा है, ये सेकंड पीरियड में है, ये थर्ड पीरियड में है, ठीक है। तो इनका क्या हो गया आपके पास, इनका आपके पास पीरियड डिफरेंट है लेकिन इनका ग्रुप क्या है, वो सेम है, ठीक है। तो अब बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम जो है वो सेकंड पीरियड में है तो इसके अंदर कितने शेल हो गए, ये सेकंड पीरियड में है तो इसके अंदर दो शेल हो गए। मैग्नीशियम जो है वो थर्ड पीरियड में है तो इसके कौन से शेल हो गए, तीन शेल हो गए। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हायर है दैट ऑफ बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम के शेल अंदर के दो, अंदर सिर्फ एक शेल है, मैग्नीशियम के अंदर जो है वो दो शेल है। तो मैग्नीशियम के अंदर शेल ज्यादा है तो मैग्नीशियम की शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आपके पास क्या होगा, टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट जो है हमें वैसे भी पता है वो क्या करता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट देखें, कार्बन और सिलिकॉन है, तो कार्बन कहाँ पे है, कार्बन यहाँ है, सिलिकॉन यहाँ है। ये दोनों भी टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हैं ना, कार्बन से सिलिकॉन टॉप टू बॉटम बन रहा है तो ये एक ग्रुप के अंदर है। इन दोनों का भी आपके पास पीरियड चेंज है। अब कार्बन का सेकंड पीरियड है और सिलिकॉन का थर्ड पीरियड है, आप गिनती करके देख लें, वन टू थ्री, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। सिलिकॉन थर्ड पे आ रहा है, तो थर्ड है तो इसके भी तीन शेल हैं और इसके टू शेल हैं। टू शेल मीन इनर ओनली एक शेल है, यहाँ पे इसके इनर दो शेल हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक शेल शील्ड कर रहा है, यहाँ पे दो शेल शील्ड कर रहे हैं, तो फिर आपके पास शील्डिंग इफेक्ट ऑब्वियसली आपके पास सिलिकॉन का ज्यादा होगा। तो सिलिकॉन के नंबर ऑफ शेल ज्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि टॉप से बॉटम में आपका शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक साइज है। व्हाट इज एटॉमिक साइज, क्या होता है आपके पास, ठीक है। अब आप देखें, पहले तो बात है कि हमने अभी डिस्कस किया था कि शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था आपके शेल के ऊपर। अब जो एटॉमिक साइज है वो आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि एटॉमिक साइज होता क्या है, तो ये एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। अब अब यहाँ पे आप देखें कि क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। ये इस शेल के और इस शेल के दरमियान में एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस एक जैसा नहीं रहता, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए हम इसका एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। तो हम एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपके पास, इसको कहते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ठीक है, इसको एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। तो ये आपके पास अगर अब आप देखें यहाँ से, तो ये अगर आपके पास शेल जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। अब अगर सिर्फ एक ही शेल है तो आपके पास एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन अगर ज्यादा शेल है तो आपके पास एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड, ठीक है, अलोंग द ग्रुप अगर हम देखें तो आपके पास क्या हो रहा है कि आपको पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए शेल नंबर बढ़ता है,
ठीक है, शेल नंबर बढ़ता है। पहले एक शेल था, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है। तो जाहिर है जब से शेल नंबर बढ़ा है तो उनके बाहर वाले शेल का जो है, जैसे शेल बाहर वाला शेल है तो वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, उसका साइज क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो जब साइज बड़ा होता जा रहा है तो एटॉमिक साइज भी बड़ा होता जा रहा है। तो दैट्स मीन ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन अगर पीरियड की बात की जाए, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हो पीरियड में, तो शेल तो नहीं बढ़ता, शेल तो वही रहता है। लेकिन आपके पास क्या करता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर जो बढ़ने से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती है, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, आपके पास प्रोटॉन नंबर बढ़ा होता है। क्या बढ़ा होता है आपके पास, एक्चुअली प्रोटॉन नंबर बढ़ा होता है। प्रोटॉन नंबर मतलब न्यूक्लियस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा ना, ठीक है। एक पीरियड है तो पीरियड के अंदर क्या होगा, पीरियड के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू हो जाते हैं इस शेल के अंदर, और साथ ही साथ एक न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब प्रोटॉन रेस करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि न्यूक्लियर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और वो ज्यादा अट्रैक्शन आती है, ठीक है। तो वो अब पहले जो प्रोटॉन कम थे तो वो इस बाहर वाले न्यूक्लियस, इस बाहर वाले शेल को खींच रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जब प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया है, तो अब वो ज्यादा फोर्स के साथ इस शेल को खींच सकता है, ठीक है। तो प्रोटॉन नंबर होने से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा अच्छे से इस शेल को जो है वो अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि शेल तो नहीं बढ़ा, वही शेल है। तो उस शेल को अब खींचने वाले जो प्रोटॉन है वो बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल क्या करती है, बढ़ जाती है। जब ये बढ़ जाती है तो क्या होगा, इस शेल को खींच ज्यादा पुल किया जा रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, तो ये शेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। ये शेल श्रिंक जब कर जाएगा तो आपके पास एटम का साइज क्या हो जाएगा, वो भी श्रिंक हो जाएगा, एटम का साइज भी डिक्रीज कर जाएगा। तो दैट्स मीन जब हम पीरियड के अलोंग जा रहे होते हैं तो हमारे पास साइज क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है। बस ग्रुप के लॉन्ग जाते हैं तो साइज ज्यादा, और पीरियड के लॉन्ग जाएंगे तो साइज कम। अब एक चीज यहाँ पे अब आप नोटिस करें कि आपका एटॉमिक साइज किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका एटॉमिक साइज डिपेंड कर रहा है, ग्रुप की बात करते हैं तो शेल नंबर पे या शेल साइज पे, ठीक है। कि आपका शेल नंबर जो होगा उसके अकॉर्डिंग उसका साइज होगा ना। तो बेसिकली साइज के साथ हम बात कर रहे हैं तो हम शेल साइज की बात करेंगे, ठीक है। तो अब जितना शेल साइज होगा उतना एटॉमिक साइज होगा। लेकिन अब दूसरी चीज पीरियड में क्या चीज इफेक्ट कर रही है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर चार्ज के और एटॉमिक साइज का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो एटॉमिक साइज कम होगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम होगा तो न्यूक्लियर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनका रिलेशन आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इन शेल साइज के साथ इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो अब इसीलिए यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा था, प्रोटॉन नंबर बढ़े हैं पीरियड में, तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप ट्रेंड याद रखते हैं इंक्रीज या डिक्रीज, तो वो क्या होता है कि अगर आपको उसकी रीजन नहीं पता, आपको उसकी जस्टिफिकेशन नहीं पता, तो फिर क्या होता है कि बहुत चांसेस होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्रीज हो रहा था डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए आप जो है अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, और तो फिर आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा, आप फौरन से अपना कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे कि हाँ भाई, ऊपर से नीचे जाते हुए एटॉमिक शेल बढ़ता है तो शेल बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो एटॉम का साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। और आपके पास अलोंग द पीरियड जो है वो आपके पास शेल नहीं बढ़ा होता, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे हैं, तो प्रोटॉन नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइज का न्यूक्लियर चार्ज के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देख लें, आपके पास दो एग्जांपल गिवन है। यहाँ से आपने बताना है कि किसके पास जो है वो एटॉमिक रेडियस क्या है, वो स्मॉलर है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन और सल्फर है, और ऑक्सीजन और क्लोरीन है। तो ऑक्सीजन और सल्फर को देखा जाए कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है। आप देखें टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो टॉप से बॉटम क्या होता है, ग्रुप। दैट्स मीन ये एक ही ग्रुप के मेंबर है। अगेन ये आपके पास फर्स्ट ऑक्सीजन सेकंड पीरियड में है और सल्फर थर्ड पीरियड में है, तो ये पीरियड इनका डिफरेंट है, ग्रुप इनका सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास सेम ग्रुप में है, तो अपने ग्रुप में देखेंगे। अब आप देखेंगे ऑक्सीजन का कितना आपके पास है, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल कितने हैं, दो हैं, और सल्फर के वैलेंस शेल कितने हैं, तीन है, ठीक है। तो आपके पास वैलेंस शेल जो तीन है वो ज्यादा है, वो उसका साइज बड़ा होगा, दो वाले का छोटा होगा, तो यहाँ पे साइज स्मॉलर किसका होगा, ऑक्सीजन का साइज स्मॉलर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हम जब टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे होते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, लेकिन टॉप से बॉटम, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का साइज जो है उसका शेल छोटा है सेकंड वाला, एज कम्पेयर टू सल्फर, इसलिए इसका साइज भी जो होगा वो छोटा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन की, ठीक है। अब आप देखिए ऑक्सीजन किधर है और फ्लोरीन किधर है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए ऑक्सीजन और क्लोरीन आ रहे हैं। तो आप लेफ्ट टू राइट में आपका मतलब होता है कि आप पीरियड के अंदर हैं, ठीक है। तो आप एक पीरियड की बात कर रहे हैं। अब इसका देखें तो अगर ग्रुप की बात करेंगे तो इसका ग्रुप डिफरेंट है, इसका ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। तो अब आप बात करें कि पीरियड के अंदर हम क्या बात करते हैं, जब हम पीरियड में जा रहे होते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो रहा होता है,
पीरियड में हमारे पास अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है और सेम पीरियड है। तो जब हम पीरियड में जा रहे होते हैं तो हमारे पास, आपको पता है कि प्रोटॉन नंबर साइज क्या होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन नंबर आपके पास बढ़ रहा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज का साइज के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज ऑफ एटॉमिक रेडाई क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, साइज जो आपका बैलेंस शेल है वो वही है। तो इसलिए आपके पास साइज छोटा किसका होगा, फ्लोरीन, आपके पास फ्लोरीन का साइज छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि इससे इस तरफ जाते हुए साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट हम जो है आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ जाते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी, अब आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है उसको कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयंस तो आपको पता है दो तरह के हो सकते हैं, कैटाइन और एनाइन। ठीक है, कैटाइन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो कैटाइन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड अप किया जाता है तो एनाइन बनता है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की जाती है फॉर कैटाइन फॉर्मेशन के लिए। जब किसी एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो आपके पास कैटाइन बनता है, तो उसकी फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी बाय डेफिनेशन क्या है, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड, हमेशा आपको कैटाइन बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर से निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, वो एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होगी, देखिए अब न्यूक्लियस, जब भी आपके पास कोई अट्रैक्शन फोर्सेस होती है ना न्यूक्लियस के दरमियान में और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो अट्रैक्शन फोर्सेस अगेंस्ट हमने इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है। न्यूक्लियस से हम समझे कि खींच के हम इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, फोर्स क्या होगी, चाहिए होगी एनर्जी, जो आपके न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन पावर्स हैं उनको ओवरकम करके। ठीक है, उसको ओवरकम करके हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इसलिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कहाँ, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला होगा, इलेक्ट्रॉन होगा आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मीन के जो कि आउटर मोस्ट शेल में हो, आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो, उसको निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसको निकालने के लिए एक और कंडीशन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब जो स्टेट कंडीशन है वो ये है कि एटम को जो है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। गैसियस स्टेट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गैसियस स्टेट में होगा तो वो आइसोलेटेड एक एटम होगा और उसके उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ठीक है, अब आप देखें कि अब आप अगर सॉलिड होता है तो सॉलिड के दरमियान में एटम्स एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, अट्रैक्शन पावर्स होती हैं। लिक्विड के अंदर भी अट्रैक्शन पावर्स होती हैं। ठीक है, एटम्स के दरमियान में, लेकिन गैसियस में जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके दरमियान में कोई भी अट्रैक्शन पावर्स, अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने गैसियस एटम के अंदर आइसोलेटेड जब वो हो जाएगा तो उसको एनर्जी देनी है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी किन चीजों पर डिपेंड करती है। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है न्यूक्लियर की एबिलिटी टू अट्रैक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। देखिए अगर कोई बहुत फोर्स के साथ कोई चीज बंधी हुई है कहीं से, तो उसको हमें वहां से लेके जाना, ठीक है, वो मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई लूजली पैक्ड है, लूजली जो है वो कोई चीज टाइटली, वो टाइट मतलब बांधा हुआ हो उसको, तो वहां से उस चीज को निकालने के लिए हमें कम फोर्स चाहिए होती है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से अगर न्यूक्लियस की एबिलिटी ज्यादा है attract करने की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर न्यूक्लियर की एबिलिटी जो है वो उसको अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा है, तो फिर हमें आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा चाहिए होगी। अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत अच्छा है तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, हमें, लेकिन अगर इसका होल्ड कम हो गया है, ठीक है, इसका होल्ड कम हो गया है, तो फिर हमें इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो आसान होगा। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ये आसान कब होगा, आसान तब होता है अगर आपके पास साइज बढ़ जाए या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाए, तो फिर न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, फिर आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है और इसकी आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियर एबिलिटी टू अट्रैक्ट आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और आपके पास इनवर्सली किसके साथ रिलेटेड है, शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज के साथ। अगर शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज बढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर न्यूक्लियर की एबिलिटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर ये कम होगी तो ये भी कम होगी। तो देखें ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब एक प्रॉपर्टी बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, लेकिन इनका इनवर्स है, अगर एक ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी।
ठीक है। मैंने अभी आपको यहाँ से आपको फिगर से भी समझाया है कि आपके पास साइज बड़ा होगा तो आपके पास फोर्सेस कम हो जाएंगी, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्सेस इसके ऊपर कम हो जाएंगी, ठीक है। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर है ना, जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसकी मदद से हम देखते हैं कि विद इन द ग्रुप और विद इन द पीरियड आपके पास क्या ट्रेंड आता है। अब देखिए पीरियड के अंदर हम कहते हैं टॉप से बॉटम में शील्डिंग इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके पास शील्डिंग इफेक्ट क्यों बढ़ रहा होता है, क्योंकि शेल बड़ा होता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा है तो साइज भी बढ़ा है, ठीक है। अब जब ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो आपके पास ऑब्वियसली न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर की अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाती हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना जो है वो अट्रैक्शन फोर्सेस कम होने की वजह से उसको अट्रैक्शन कम होगी और उसको वहां से निकालना आसान हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको कम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब पीरियड के लॉन्ग देखेंगे तो पीरियड के लॉन्ग आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन प्रोटॉन नंबर बड़ा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा अट्रैक्शन है तो उस अट्रैक्शन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। साइज भी कम है, अट्रैक्शन पावर्स भी ज्यादा है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है। तो फिर आपके पास क्या होगा कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ओके, अब आपके पास तीन एग्जांपल्स हैं कि आपके पास आपने ये बताना है कि किस एटम के पास आपके पास स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास बोरॉन और नाइट्रोजन है। अब आप देखें बोरॉन और नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन सेम पीरियड, मींस कि बोरॉन इज फ्रॉम लेफ्ट एंड नाइट्रोजन इज ऑन राइट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आपके पास जब एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो एक ही पीरियड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो रही होती है, वो इंक्रीज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो रही हैं, तो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करना ज्यादा जो है वो स्ट्रांगली बाइंड है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा। और दूसरी बात यह है कि लेफ्ट टू राइट आपके पास साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और साइज इंक्रीज होने से भी आपको पता है कि जितना बड़ा बैलेंस शेल होगा उतनी ज्यादा जो है वो आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाएंगी और उस वहाँ। ओके, यहाँ पे अब आपके पास क्वेश्चन है कि किस एटम के पास आपके पास स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो आपके पास दो एलिमेंट, तीन एग्जांपल दी गई हैं। फर्स्ट है आपके पास बोरॉन और नाइट्रोजन। तो अगर आप बोरॉन और नाइट्रोजन को देखते हैं तो दे आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट में आपके पास बोरॉन है और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन। आपको पता है लेफ्ट टू राइट आपके पास जो है वो आपके पास एक पीरियड में एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। दे आर इन प्रेजेंट इन सेम पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, आपके पास इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि आपके पास साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है और आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस न्यूक्लियस की वो स्ट्रांग हो रही होती हैं। तो आप लेफ्ट टू राइट आपके पास जो है आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना, रिमूव करना, इट्स नॉट इन ईजी, और आपको ज्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इस साइड पे जो आपके पास राइट साइड है उसकी एनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और लेफ्ट साइड वाले की एनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट का मतलब है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर एनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो लेफ्ट वाले की एनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो दैट विल बी बोरॉन विच हैव स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये दोनों अब सेम पीरियड में प्रेजेंट है बट दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्रुप। तो ब्राउन और नाइट्रोजन ग्रुप सेकंड में, पीरियड सेकंड में प्रेजेंट है और लेफ्ट टू राइट आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो राइट वाले की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और लेफ्ट वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो ब्राउन है स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है बेरिलियम और मैग्नीशियम। और बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम आपके पास एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब इनकी ग्रुप तो सेम है लेकिन इनका पीरियड जो है वो डिफरेंट है, ये सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में। और आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज इंक्रीज करता है और जब साइज इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो कम हो जाती हैं और साइज का आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो दैट्स मीन कि अगर साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, टॉप टू बॉटम मीन के बॉटम वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। तो कम किसकी होगी, मैग्नीशियम, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास बेरिलियम का वैलेंस शेल सेकंड है, मैग्नीशियम का थ्री है। तो वैलेंस शेल किसका बड़ा होगा, मैग्नीशियम का साइज बड़ा है। तो अगर साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ना। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो मैग्नीशियम है स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड एग्जांपल है आपके पास कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन आपके पास अगेन एक ही पीरियड के अंदर, ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम एक ही ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। तो आपके पास अब अगेन आपके पास दो पीरियड है, पीरियड डिफरेंट है, इसका सेकंड है उसका थर्ड है। और टॉप टू बॉटम आपके पास
साइज इंक्रीज करता है क्योंकि शेल बड़ा होता है, थर्ड शेल बड़ा है, ठीक है, और इसमें सेकंड शेल था तो बड़ा, आपके साइज बढ़ने के साथ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी सिलिकॉन, ठीक है। ये आप देखें, कार्बन का सेकंड वैलेंस शेल, सिलिकॉन का थर्ड, और टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, सो सिलिकॉन हैज स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब नाम से जाहिर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन टू द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एफिनिटी रखता है, कितनी पावर रखता है, कितना पोटेंशियल रखता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसके लिए, जब इलेक्ट्रॉन को लेने की बात होती है, जब एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है तो फिर आपके पास वो एटम क्या बन जाता है, वो एक एनाइन बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किस सूरत में हम डिस्कस करेंगे, जब हम एनाइन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी के केस में एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड थी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एडेड अप टू वैलेंस शेल, यहाँ पे हम एक बाहर से इलेक्ट्रॉन को ला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में लाते हैं, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा वैलेंस शेल के अंदर, तो आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस क्रिएट होंगी ना, न्यूक्लियस के दरमियान में और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के दरमियान नेगेटिव चार्ज है ऊपर। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर आपके पास क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। सिस्टम स्टेबल की तरफ जा रहा होता है, एनर्जी आपके पास रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो इस केस में इसलिए आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगेन हम इसको, कंडीशन क्या है कि हमने गैशियस एटम की फॉर्म में करना है, ठीक है। गैशियस एटम क्योंकि वो एक आइसोलेटेड एटम होते हैं, इसलिए गैशियस एटम की करेंगे। और आपके पास क्या बनेगा, यूनी नेगेटिव गैशियस साइन, मीन कि एक इलेक्ट्रॉन इंटर होता है, तो हमने देखना है कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करने की, किसमें, वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड अप करते हुए कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ये अब डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की पावर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, क्योंकि अगर उसकी इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की पावर ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की पावर कम है, ठीक है, पोटेंशियल कम है, तो एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है। तो अब आप देखें, ये आपके पास एक मेटल, एक आपके पास एलिमेंट है गैसियस स्टेट में, उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा तो नेगेटिव एनाइन आपके पास बनेगा, और एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किन चीजों पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पे, और इन्वर्सली रिलेटेड किससे है, शील्डिंग इफेक्ट से और एटॉमिक साइज से। तो ये आप, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव पावर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ठीक है। एडिट अप इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के दरमियान में अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, और ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और अगर आपके पास न्यूक्लियर चार्ज कम है, ठीक है, तो फिर आपके पास न्यूक्लियर चार्ज कम कब होगा, जब आपके पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है या साइज ज्यादा है, तो फिर आपके पास न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो अपने जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करना और उनको जो है होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पे तो अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत कम होती हैं उसके लिए, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है वो कम होती है। तो अब अगर ये किस पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियर चार्ज पे, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम। लेकिन अगर साइज और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, ठीक है। तो अब अगर हम देखें अलॉन्ग द पीरियड, तो लेफ्ट से राइट जाते हुए आपको पता है कि शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन आपके पास क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस बड़ी होती हैं, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी रेस करेगी, ठीक है। और अलोंग दी ग्रुप क्या होगा, ग्रुप में आपको पता है कि शेल नंबर बड़ा होता है तो शील्डिंग इफेक्ट बड़ा होता है, साइज भी बड़ा होता है, और इन दोनों चीजों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है। डेट्स वाई आपके पास, जब ऐसे केस में जब साइज बड़ा होगा तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी कम रिलीज होगी, ठीक है। तो क्योंकि न्यूक्लियस के और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन पावर्स जो है वो कम होगी, अट्रैक्शन फोर्सेस, तो डेट्स वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी कम होगी, ठीक है। लास्ट आपके पास जो एक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो कि हम केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। ये भी आपके पास है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। ये टू इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो है वो अट्रैक्ट करने की जो है एबिलिटी है किसी एटम की अपनी तरफ, ठीक है। लेकिन किसमें, केमिकल बॉन्ड में, जब आपके पास केमिकल बॉन्ड बन जाता है दो एटम के दरमियान में, तो अब एक एटम उस केमिकल बॉन्ड, बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ कितना खींचता है, ये उसकी जो एबिलिटी होती है, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। केमिकल जब वो बॉन्ड बनाता है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर
को, जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है बॉन्ड बनाने में, उसको कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक हमारे पास अमेरिकन साइंटिस्ट है लाइनस पाउलिंग, उन्होंने एक स्केल डेवलप किया था जिसको कहते हैं पाउलिंग स्केल। ठीक है, तो उसमें उन्होंने सब एलिमेंट की रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई थी। ठीक है, रिलेटिव कि सबसे ज्यादा किसकी है, इसके इसके रिलेशन में दूसरे की कितनी है। तो इस तरह से एक स्केल डेवलप किया था जिसको कहा जाता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। ठीक है, ये आपके पास वो स्केल के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप मूव अक्रॉस फ्रॉम सेकंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेकंड पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आप बताएं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है, क्या वेरिएशन आते हैं। अब आप देखें, आप कौन से पीरियड में, सेकंड पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू देखें, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके पास लास्ट में जाके जो आपके पास नोबल गैसेस हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 17 ग्रुप की है, लेकिन 18 में आपकी थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो 18 ग्रुप है वो नोबल मेटल्स है, वो कोई भी बॉन्ड बनाती नहीं है। तो जब वो बॉन्डिंग क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो उनकी एबिलिटी है वो ना होने के बराबर होती है। तो दैट्स वाई उनकी उनका जो बिहेवियर होता है वो जो नॉर्मल बिहेवियर होता है, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेंड देखा है। ठीक है, कंटिन्यूस इंक्रीज, तो इनका जो ट्रेंड है वो उस तरह से प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड पीरियड में आपको कंटिन्यूसली एक इंक्रीज नजर आ रहा है टिल द 17 ग्रुप। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अक्रॉस द सेकंड पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज टिल द ग्रुप 17, और फिर उसके बाद जो है फॉर नोबल मेटल फॉर ग्रुप 18 के लिए उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या वेरिएशन आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में। तो अब देखें, थर्ड पीरियड के अंदर आपके पास देख रहे हैं 0.9, 1.2, 1.5, 1.8। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली आपको इंक्रीज नजर आ रहा है। ये तो बिल्कुल 18 ग्रुप तक आपको कोई इसमें जो है वो चेंज नहीं, बल्कि कंटिन्यूस एक जैसा स्मूथ जो है वो पीरियोडिक चेंज नजर आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो अब थर्ड पीरियड में भी इंक्रीज कर रही है। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, मेक जनरलाइजेशन अबाउट वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड एंड राइट रीजन, कि अब आप ओवरऑल बताएं कि सब पीरियड में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होगा और उसकी रीजन क्या होगी। तो अब देखें कि हमने आगे देखा है कि पीरियड के लॉन्ग लेफ्ट टू राइट आपके पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो अब इसकी ये तो हमने देख लिया है। अब रीजन इसके क्या है कि आपके पास, आपको पता है लेफ्ट टू राइट आपके पास प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा होता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ने से आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, और जब न्यूक्लियर आपके पास चार्ज या न्यूक्लियर की जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो आपके पास वो न्यूक्लियस जो है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, सब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्शन उसकी ज्यादा होगी। तो एज अ रिजल्ट, और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि लेफ्ट टू राइट साइज भी कम हो रहा होता है, तो आपके पास और जो है वो श्रिंक हो जाता है न्यूक्लियस, तो अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा होती है। तो ज्यादा होने की वजह से बाउंड्री इलेक्ट्रॉन पे भी उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, बाउंड्री इलेक्ट्रॉन भी तो वैलेंस शेल के अंदर ही होते हैं ना, तो दैट्स वाई आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आप टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं वन ए और सेकंड ग्रुप में, तो फिर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वेरिएशन क्या आएंगे। तो अगेन आप टेबल में देखें फर्स्ट और सेकंड में, तो आपको नजर आएगा कि एक जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टू और लास्ट में आपके 0.7 नजर आ रही है। ठीक है, 0.8, 0.7, 0.9, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चेंज आया है कि यहाँ पे ज्यादा कम हो गई थी और उसके बाद दोबारा बढ़ना शुरू हुई है, फिर कम होना शुरू हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल 2 से लेकर 0.7 तक आपके पास एक कंटिन्यूस जो है आहिस्ता आहिस्ता 2.1, फिर 1, फिर 0.19, तो इस तरह से पीरियोडिक मैनर में आपके पास ग्रेजुअली प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो सेम वाइज इन ग्रुप 2A को अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास आपको कंटिन्यूस डिक्रीज नजर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दी ग्रुप 2A एंड 2A, 1A एंड 2A डिक्रीज करती हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि सेवंथ और एट, सिक्स और सेवंथ ग्रुप में, ठीक है, जो सिक्स ए और सेवंथ ए ग्रुप, ये आपके पास ओल्ड नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया गया है, न्यू में हम इसे कहेंगे 16 और 17 में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू का क्या ट्रेंड आता है। तो अगेन अगर हम इसमें देखते हैं तो 16 आपके पास ये है, और आपके पास
16 ये है और 17 ये है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हैं 6 और 7 में, तो आप देख रहे हैं कि आपको कंटिन्यूअसली अगेन यहाँ पे भी डिक्रीज नजर आ रहा है। यहाँ पे 3.5 थी और यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 2.2 हो गई है, ठीक है। तो ये अगेन आपको एक डिक्रीज नजर आ रहा है। तो अगेन आप हम कह सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपके पास क्या होता है कि ग्रुप 6 और ग्रुप 7A में आपके पास प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि आप मेक जनरलाइज अबाउट द ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन ग्रुप। जनरलाइज आप बताएं ओवरऑल सब ग्रुप में कि आपके पास क्या ट्रेंड आएगा। तो हम पहले देख चुके हैं 4 ग्रुप के अंदर कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। अब इसकी रीजन क्या होगी, रीजन यही है कि टॉप टू बॉटम आपके पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक एटम साइज भी इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्सेज जो है वो डिक्रीज कर रही हैं। तो आपके पास जब ये सारी चीजें होंगी तो आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो कि आपके पास वैलेंस शेल में है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, ठीक है। वो इतने करीब नहीं आ सकेंगे क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फोर्सेस कम है। तो डेट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आज लास्ट प्रॉपर्टी थी। अब आज हमारा जो है वो periodicity का जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की periodicity है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नाउ इट्स टाइम टू आस्क क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल आप चेक करें और बताएं कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। एलिमेंट आपने बताना है। आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा हाई है, और ऐसा एलिमेंट बताना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे कम है। तो ये भी आपको हमने अभी स्केल आपके साथ शेयर किया है। स्केल की मदद से आप हमें बताएं, आपकी बुक्स में भी ये मौजूद है कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और किसकी वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर अगर आपको समझ आया है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।